हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग आप सबको। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लॉकडाउन में बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो, रोज़ नोट्स बना रहे हो, रोज़ क्लासेस देख रहे हो, ठीक है, पढ़ रहे हो। अपना टॉपिक चल रहा है। अब मैं रीड के लिए सिलेबस चला रखा है मैंने जनरल साइंस का। इसके अंदर अपना टॉपिक चल रहा है सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीवों के अंदर भी हम पढ़ रहे थे जीवाणु के बारे में हमने लगभग सारा पढ़ लिया। जीवाणु क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं, उनके आर्थिक लाभ क्या हैं और उनके अन्य महत्वपूर्ण जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लगभग सारे हमने देख लिए। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ रहे हैं अब, ठीक है। इसी तरीके से जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हो, आपको डेली कंटेंट चाहिए नया पढ़ने के लिए, वैसे हम डेली आपके लिए नया कंटेंट लेकर के आ रहे हैं। डेली हम नया कंटेंट लेकर के आते रहें, इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा कंटेंट सही लगता है तो आप उसको लाइक करो, ठीक है, शेयर करो अपने दोस्तों से, और अपने प्रॉपर नोट्स बना करके एक रेगुलर वे के अंदर एक बार सही टाइम टेबल बना करके उस अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो। अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते हो तो इसमें आपके साथ साथ मेरा भी नुकसान है कि मेरी भी मेहनत फिर वेस्ट चली जाएगी जो मैं इतनी कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। तो मेरी रिक्वेस्ट को ध्यान में रखिए और चैनल को देखते रहिए, वीडियोज़ देखते रहिए, और मैं डेली नए नए चीज़ें, नए नए क्वेश्चंस, नए नए टॉपिक्स लेके आती रहूँगी। अगर आप मुझे एक्साइटेड दिखोगे तो मैं दिन में 2 वीडियोज़ भी डालूँ, 1 वीडियो भी डालूँ तो अच्छा कंटेंट लेकर के आऊँ। डेली मैं भी एक्साइटेड रहूँ वीडियोज़ डालने के लिए। अगर आप एक्साइटेड नहीं दिखोगे एग्ज़ाम्स के लिए तो फिर मैं भी फिर लूज़ हो जाऊँगी कि कोई नहीं, बच्चे 2 दिन में देखेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे। तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहो ताकि मैं भी एक्टिव रहूँ, ओके। तो पिछले वाले वीडियोज़ में हम बात कर चुके हैं, जितना भी था सूक्ष्म जीव था, जीवाणु था, उसके बारे में। आज हम बात करेंगे कवक के बारे में, ठीक है। तो कवक हम बोलते हैं फंगाई, ठीक है। तो बहुत सारी जगह इसको फंगी बोलते हैं, तो ये फंगी नहीं होता है, फंगाई होता है या फंजाई होता है, ठीक है। इसको 2 तरीके से बोला जाता है, फंगाई और फंजाई। तो फंगाई इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। तो कवक होता है उसको बोलते हैं इंग्लिश में फंजाई या फंगाई। इन्हें क्या बोलते हैं हम? फफूंद या फंगस कहते हैं। हिंदी के अंदर हम इनको क्या बोलते हैं? फफूंद या फंगस। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो सिर्फ कवक के सामान्य परिचय के बारे में बात करने वाले, कि सामान्य परिचय क्या होता है कवक का, कवक कहाँ मिलता है अपने को, डेली लाइफ में हम कवक को कहाँ देखते हैं, हम उसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो ठीक है, मैं जहाँ पर बताऊँ कि जैसे जो मैथ्स वाले बच्चे हैं स्पेशली उनको, साइंस वाले बच्चों को थोड़ा आइडिया हो जाता है, इतना साइंस वो पढ़ के निकल जाते हैं, उनको पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो मैथ्स वाले बच्चों के लिए सामान्य परिचय की बात करूँ तो मैं आज सामान्य परिचय में कोई साइंटिस्ट वगैरह इन सब की बात नहीं करूँगी, वो मैं टॉपिक अलग से लेकर के आऊँगी, इसलिए मैंने उन सब चीज़ों को यहाँ पे ऐड नहीं किया। मैंने सिर्फ कवक के बारे में सामान्य परिचय लेकर के आई हूँ मैं, जो कि ईजी है और अच्छा है। सामान्य परिचय मतलब जैसे बताऊँ फंगस क्या होती है, यानी कवक क्या होते हैं। फंगस देखिए तो फिर भी तुम समझ गए कि फफूंद और फंगस जब नाम आ जाएगा तो तुम समझ जाओगे क्या होती है, क्योंकि हम डेली लाइफ में देखते हैं। बट कवक या फंगाई नाम आएगा तो तुम लोग समझ ही नहीं पाओगे कि कवक या फंगाई है क्या। तो देखो, जैसे कि हम अचार देखते हैं, अचार के ऊपर एक वाइट लेयर चढ़ जाती है, कई दिन तक अचार पड़ा रह जाता है। या फिर ऐसे होता है ना कि जैसे अचार का कोई हिस्सा है तेल के अंदर नहीं डूबा और बाहर है, तो उसके ऊपर एक वाइट लेयर आ जाती है। तो देखी होगी, सब अपने घरों में देखते हैं। जैसे अपने घर की रोटी होती है, आप उसको 4-5 दिन तक रख दो तो उसके ऊपर एक ग्रीन कलर की सी कुछ एक फंगस चढ़ जाती है, ठीक है। जैसे ब्रेड रोटी होती है, ब्रेड रोटी को कई दिन तक आप फ्रीज में रख के रखोगे या कहीं पे भी रख के रखोगे, उसके ऊपर एक फंगस आ जाती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने नीचे ऑरेंज का डायग्राम ले रखे, मैंने बहुत सारी ऑरेंज यानी कीनू है शायद ये, इनको रख रखा है। इनके देखो फंगस लगी हुई व्हाइट कलर की, सबको दिख रहा है, सब ये देखते भी हैं। देखो नीचे वाली ये फोटो मैंने लगाई इसीलिए लगाई है कि मैं आपको बेसिक नॉलेज दे सकूँ कि फंगस क्या होती है, किस तरीके से लगती है कवक, ठीक है, फंगाई क्या होती है। तो देखो ये फंगस लगी हुई है, तो ये फंगस से पता चल रहा है। ये देखो यहाँ पे ये सारे जितने भी यहाँ पे रखे हुए ऑरेंज रखे हुए, इनके ऊपर कैसे, जैसे अपन घर पे भी लेके आते हैं तो बहुत सारे फ्रूट्स इस तरीके से खराब हो जाते हैं। तो इसको देख करके एक आइडिया लग गया होगा कि हाँ ये होती है फंगस। इस तरीके की जो चीज़ें होती है वो फंगस में आती हैं, वो जीवाणु या और किसी चीज़ में नहीं, वो फंगस हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है। तो अब फंगस क्या होती है, इन्हें फफूंद या हम क्या कह सकते हैं, फंगस कह सकते हैं। कवक के पादप को थैलस या सुकाई कहते हैं। अब कवक के पादप को थैलस या सुकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कवक का पौधा होता है वो एक थैले के रूप में प्रेजेंट होता है। देखो मैंने इधर साइड में फोटो लगाई है जिसमें सारे पौधे एक थैली सी, इन्होंने इस तरीके से थैली बना रखी है, यानी ये क्या होते हैं, थैलस के रूप में प्रेजेंट होते हैं, यानी कि इनमें पर्ण, तना, ये सब क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। थैलस कौन होते हैं? जिनके अंदर ये सारी चीज़ें, यानी क्या क्या, पर्ण एब्सेंट होता है, ठीक है, पत्तियां एब्सेंट होती है, तना एब्सेंट होते हैं, वो कौन होते हैं इसमें? जड़ तना पर्ण वाले जो आते हैं, सुना पड़ा होगा बचपन के अंदर, जड़ तना पर्ण जिसमें एब्सेंट होते हैं वो थैलस वाले होते हैं। मतलब मैं बोलूँ कि थैलस है तो इससे तुम क्या समझ जाओगे कि इसमें जड़ भी एब्सेंट है, तना भी एब्सेंट है और पत्ती भी एब्सेंट है, ठीक है। और या सुकाई कहते हैं, यानी सुकाई, या इसको थैलस कह देते हैं।
थर्ड जो इसका टॉप पॉइंट लिया है मैंने, कवक हरित लवक रहित होते हैं, यानी इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। अब क्लोरोफिल तो प्लांट से प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल का अलग काम होता है, अलग तरीके से वो कार्य करता है, बट ये पौधे भी पौधों की तरह ही लगते हैं, जैसे इनके स्ट्रक्चर देख के लग रहा है कि पौधों की तरह ही लगते हो, छोटे पौधे होते हैं उनके जैसे ही हैं। मैडम तुम लोगों के पास तो क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये तो छोटे पौधे होते हैं, वो भी तो लगते हैं, उन्हीं के जैसे ही लगते हैं, हम इनको देखते हैं तो प्लांट ही लगते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि ये प्लांट नहीं होते हैं, ये प्लांट जैसे ही होते हैं बट प्लांट नहीं होते हैं। प्लांट जितने कैरेक्टरिस्टिक उतने फंक्शंस इतनी प्रॉपर्टीज इनके अंदर प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे कि सबसे पहले इनका जो सामान्य नाम होता है, इनको हम फफूंद या फंगस कहते हैं। अब देखो जो फंगस है इसका फफूंद का इंग्लिश नेम है, ठीक है, फंगस से हमने क्या बनाई है, फंगाई। तो फंगस यहाँ पर क्या होता है, सिंगुलर होता है, और इसका प्लूरल वर्ड क्या हो जाएगा, फंगाई हो जाएगी। यानी एक वचन और बहुवचन की बात करेंगे तो एक वचन फंगस हो जाएगा, बहुवचन फंगाई हो जाएगा। तो कवक हरित लवक रहित होते हैं, मतलब इनके पास क्या क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बाद में जो भी कवक होते हैं सेकेंडरिक यानी न्यूक्लियोटाइड 7 उत्तक रहित और थैलोफाइट है, ठीक है। ये थैलेस से मतलब होता है थैलोफाइटा ग्रुप आता है, ठीक है। 7 होते हैं यानी नॉन वेस्क्यूलर्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं यानी सेकेंडरी होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में मैंने पिछले वाले वीडियो के अंदर आपको बताया है, आप प्लीज वहां से डिटेल से देखिए न्यूक्लियोटाइड्स कौन होते हैं, ठीक है। उसके बाद में हम चलते हैं आगे, इसके सामने परिचय के अंदर हम विशेषताएं इसके देखते हैं, इसमें क्या विशेषताएं होती हैं, किस तरीके से अपने आप को अलग करता है बाकी के सूक्ष्म जीवों से। तो इसका जो सबसे पहला है, कवक में पर्णहरित का यानी क्लोरोफिल का अभाव होता है, ठीक है। अभी हमने लिखा है ये, अतः ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर सकते। तो अभी इससे पता चल गया कि जो भी प्लांट के अंदर क्लोरोफिल क्या होता है, प्रेजेंट होता है, क्या करवाता है, फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को संपूर्ण करवाता है वो, ठीक है, फोटोसिंथेसिस करवाता है। पर अब इसके अंदर क्या पर्णहरित प्रेजेंट नहीं है, तो इससे पता चल गया कि जो भी वो टोपीनुमा स्ट्रक्चर बनते हैं ना, जो थैले बनते हैं ऐसे, है ना, वो सारे क्या करते हैं, उनमें पर्णहरित प्रेजेंट नहीं होता और वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते। मतलब वो अगर वो अपना भोजन लेंगे तो किसी और प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन लेंगे, वो प्रकाश संश्लेषण से अपना भोजन नहीं बनाएंगे। जो कि प्लांट की तरह जैसे नमी वाले क्षेत्र होते हैं उसमें बहुत सारे, जैसे बारिश के दिनों में बहुत सारे ऐसी संरचनाएं बन जाती है जिनको हम सांप की छतरी भी बोलते हैं अपनी भाषा में, ये सांप की छतरियां लगी हुई हैं, ठीक है। इनकी कोशिका भित्ति सेलुलोज व काइटिन की बनी होती है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। जब इनके स्ट्रक्चर देखेंगे तो बताएंगे कैसी होती है, जी किसकी बनी हुई होती है, काइटिन या सेलुलोज की बनी हुई होती है। सेलुलोज की भी हो सकती है वो, या फिर वो काइटिन की भी हो सकती है। तीसरा जो पॉइंट है, इनका शरीर धागे के समान संरचनाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। अब देखो इनकी संरचनाएं होती है ना, इस तरीके से धागे मिलकर के इनकी संरचना को बनाते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे धागे, एक धागा भी बनाते हैं, 2 धागे बनाते हैं, बहुत सारे धागे मिलकर ही बनाते हैं, उनकी अलग अलग संरचनाएं होती है, अलग अलग उनको हम नाम देते हैं। तो इनका शरीर किससे बना हुआ है, इनका बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट, इनका शरीर किससे बना हुआ है, धागेनुमा संरचनाओं से मिलकर के बना हुआ होता है, जिनको हम क्या बोलते हैं, कवक तंतु बोलते हैं। क्या बोलेंगे, धागेनुमा संरचनाओं को हम कवक तंतु बोल देंगे। कवक तंतु आपस में मिलकर के कवक जाल का, बहुत सारे तंतु मिलकर के तो सबको ही पता है, बहुत सारे तंतु मिल जाएंगे इस तरीके से तो क्या बन जाएगा, एक जाल बन जाएगा, तो इसको हम क्या बोल देंगे, कवक जाल बोल देंगे, ठीक है। हम बहुत सामान्य विशेषता इसकी पढ़ रहे हैं कि कवक तंतु आपस में मिलकर के कवक का जाल बना लेंगे। बहुत सारे धागेनुमा संरचनाएं पहले तो मिलकर के कवक तंतु बनाएंगे, कवक तंतु सारे मिलकर के एक जाल बना लेंगे, ठीक है। अब ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कुछ हम वो देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर हमें मिल सकते हैं। तो कवक हमें कहाँ, एक तो गर्म जगह पे मिल सकते हैं, जो भी जगह गर्म होगी वहां पे भी क्या होंगे, ये प्रेजेंट होंगे कवक, वहां पे पनपेंगे, ठीक है। दूसरा क्या होते हैं, नम जगह पे मिल सकते हैं, जहाँ पे थोड़ी नमी हो, पानी प्रेजेंट हो, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही हो, वहां पर ये प्रेजेंट होंगे। दूसरा छायादार अथवा कम प्रकाश वाले स्थानों पर ये पाए जाते हैं, क्योंकि इनको कोई फोटोसिंथेसिस तो करना नहीं होता है, तो इनको बहुत ज्यादा प्रकाश की आवश्यकता पड़ती नहीं। ये छाया वाले स्थानों पे, मतलब एक बहुत घने पौधे के नीचे भी ये क्या कर जाएंगे, पनप जाएंगे, क्योंकि उनको प्रकाश संश्लेषण नहीं करना होता। तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करना तो ये कहीं पे भी इसे छायादार स्थान पे, नमी वाले स्थान पे ये पनप जाएंगी ये, या फिर आगे ग्रोथ कर लेंगी। यानी कवक गर्म स्थान पे प्रेजेंट हो सकते हैं, नमी वाले स्थान पे प्रेजेंट हो सकते हैं, छायादार में भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और कम प्रकाश वाले स्थानों में भी क्या हो सकते हैं, पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसकी कुछ 5 विशेषताएं बता दी, पीछे मैंने इसका थोड़ा सा बेसिक बता दिया था। उसके बाद में बात करते हैं कि कवक का जो मतलब होता है, कवक का एक लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, और कवक एक लैटिन भाषा का शब्द है, तो उसका जो मतलब होता है उसको बोलते हैं मशरूम। उसका मतलब क्या होता है, मशरूम उसका मतलब होता है। तो मशरूम की सब्जी में सब कुछ, बहुत अलग अलग चीज़ें हम सब अपने डेली लाइफ में डेली खाते हैं। मशरूम में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, मशरूम को बहुत ही उपयोगी माना जाता है शरीर के लिए। तो ये देखो जो मशरूम होता है वो कौन होता है, वो एक कवक होती है, एक फंगाई होती है। तो यहाँ पे जो कवक है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है, और उसका जो मतलब होता है वो होता है मशरूम, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट है, आगे मैं इस चीज़ को ऐड करने वाली हूँ, अभी मेरे दिमाग में आया तो मैंने आपको बता दिया, बाकी आगे के नोट्स में आपको मैं ऐड करके बताऊँगी इसके बारे में डिटेल। तो आगे हम बात करते हैं
पोषण के आधार पर कवक, अब जैसे पोषण देखते हैं कि कवक पोषण कहाँ से लेगा, अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेगा, जब ये फोटोसिंथेसिस नहीं करता है तो अपना खाना कहाँ से लेगा अपनी ग्रोथ के लिए। तो पोषण के आधार पर जो कवक होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं, पर बेसिक नॉलेज जब विशेषताएं, हम छोटी छोटी विशेषताएं लिखते हैं, कम विशेषताएं जाननी होती है तो हम इस तरीके के पॉइंट्स यूज कर लेते हैं कि जैसे पोषण के आधार पर जो कवक होते हैं परजीवी भी हो सकते हैं और मृतजीवी भी होते हैं, जबकि अलावा इनके अलावा सहजीवी भी होते हैं। लाइकेन, आप लोगों ने इसका एक उदाहरण सुना होगा सहजीवन का, तो उसके बारे में हम डिटेल बात करने वाले हैं क्योंकि लाइकेन अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है। तो पोषण के आधार पर जितने भी कवक हैं वो परजीवी और मृतोपजीवी दोनों प्रकार के होते हैं, ठीक है। और सातवां जो पॉइंट है वो ये है कि कभी कभी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन में ग्लाइकोजन भी पाया जाता है, मतलब जो भी इसके अंदर जो फूड होता है वो एज अ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है, इसके अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। कवक में जो जनन होगा वो किस तरीके का होगा, खंडन भी प्रकार का होगा, विखंडन प्रकार का होगा और मुकुलन के द्वारा भी होगा। तो खंडन, विखंडन और मुकुलन क्या होता है, जब हम जनन की प्रोसेस देखेंगे उसमें मैं आपको डिटेल बताने वाली हूँ कि खंडन किस तरीके से करते हैं, विखंडन कैसे करेंगे और मुकुलन क्या होता है। तो एक बहुत टफ नहीं है, जिसने भी जनन पढ़ा हुआ है साइंस के अंदर, 8th की साइंस में शायद ये आ जाता है, उसमें तीनों प्रकार के जनन को अलग अलग तरीके से समझाया हुआ है, किस तरीके की जीवों में ये जनन किस तरीके से होता है, ठीक है। अलैंगिक जनन होता है इनमें, अलैंगिक जनन में बीजाणु के द्वारा होगा, मतलब इसमें बीजाणु होंगे बहुत सारे, उन बीजाणु के थ्रू अपनी वो क्या करेंगे, अपने नंबर्स को ग्रोथ करेंगे और उसी के थ्रू इनमें क्या होगी, इनके नंबर का इंक्रीज होगा। ऐसे खंडन विखंडन की तरह क्या होगा, खंडन कर करके अपने एक भाग से दो भाग, दो भाग से तीन भाग, तीन भाग से चार भाग, ऐसे विखंडन की प्रोसेस के अंदर विखंडन मैंने पिछले वाले जीवाणु में बताया था। मुकुलन में क्या होता है, मुकुल निकल जाते हैं एक से दूसरे, बडिंग की तरह होता है मुकुलन, क्या बोलते हैं, बडिंग बोलते हैं इसको। बड निकलती है एक, फिर उस बड से दूसरी बड निकलती है, जैसे मान लो हमारे हाथ के ऊपर नया अंगूठा निकल आया तो वो क्या हो गई, एक बड हो गई और वो हाथ पूरा बॉडी बना ले, तो एक बडिंग की तरह काम करते हैं। तो इनके बारे में बहुत अच्छे से मजे से डिटेल से बात करने वाले हैं हम। अलैंगिक जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है, ठीक है, बीजाणु के द्वारा ही कर देंगे। अब है कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। अब जब हम कवक का अध्ययन कर ही रहे हैं तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि अगर कवक को पढ़ ही रहे हैं तो कवक को पढ़ना, या कवक का जिसने भी अध्ययन किया है उसने इसको क्या नाम दिया है, क्योंकि क्वेश्चन जो आता है वो यही आते हैं, इसी तरीके के क्वेश्चन आता है कि कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो माइकोलॉजी हम इसको बोलते हैं। तो कवक का अध्ययन यानी हिंदी में माइकोलॉजी को बोलते हैं कवक विज्ञान। तो वो कभी भी कवक विज्ञान लिख के आपको नहीं देगा, हमेशा माइकोलॉजी लिख करके देगा, हिंदी के अंदर माइकोलॉजी लिख देगा वो इस तरीके से, जैसे मैंने इसमें लिखा हुआ है। कवक विज्ञान मैंने इसमें इसीलिए नहीं डाला क्योंकि आप बोलोगे कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो नीचे कवक विज्ञान लिख दिया तो सबको पता चल जाएगा कि कवक के अध्ययन को कवक विज्ञान बोलते हैं। तो इसीलिए वो कभी कवक विज्ञान नहीं लिख करके क्या लिखेगा, माइकोलॉजी लिखेगा। तो कवक के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। फिर नीचे मैंने एक ऑरेंज कलर की हाईलाइटेड लाइन लिखी है, कवक का जनक यानी कवक विज्ञान का जनक, यहाँ पर विज्ञान मिसिंग है, तो कवक विज्ञान का जनक कौन होता है, का जनक को किसको कहा जाता है, माइकेली को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माइकेली को। इसी से कौन आया, माइकोलॉजी भी आया, इसके बारे में बात करेंगे हम कैसे आया है, ठीक है। ये जो माइकेली साहब है इन्हीं को क्या कहा जाता है, कवक का जनक कहा जाता है। तो यहाँ पे हुई है पुराने जो जनक थे कवक के, उनके बारे में बात, जनक के और जितने भी साइंटिस्ट इसके आए जिन्होंने रिसर्च किए उनके बारे में हम बात करेंगे अलग अलग स्लाइड के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इसकी बेसिक जानकारी की बात की है। कवक का जनक होता है, कवक विज्ञान का जो जनक उसको माइकेली को कहा जाता है, और कवक के अध्ययन को हम माइकोलॉजी कहते हैं। कवक विज्ञान का जनक कौन है, माइकोली यानी माइकेली, और कवक विज्ञान का अध्ययन जो जिस विज्ञान के अंदर हम करते हैं उसको बोलते हैं माइकोलॉजी। इसमें जो जनन होंगे वो अलग अलग तरीके के होंगे। कायिक जनन होगा तो वो खंडन विखंडन और मुकुल प्रकार का होगा, मुकुलन जैसा होगा, और अलैंगिक जनन होगा तो वो बीजाणु के द्वारा होगा, और इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और ग्लाइकोजेंस भी प्रेजेंट होते हैं। कवक परजीवी, मृतोपजीवी और क्या सहजीवी सभी प्रकार के होते हैं। कवक गर्म जगह हो, नम जगह हो, छायादार जगह हो, कम प्रकाश वाले स्थान हो, सभी जगह पे प्रेजेंट होते हैं। कवक तंतु, जितने भी कवक होती हैं वो क्या होती हैं, धागीनुमा संरचनाओं से मिलकर के क्या बनाते हैं, कवक तंतु बनाते हैं, और कवक तंतु सारे मिलकर के क्या बना लेते हैं, कवक जाल बना लेते हैं। इनके अंदर क्या होती है, कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है। कोशिका भित्ति प्रेजेंट होती है तो क्या होता है, वो सेलुलोज व काइटिन की बनी हुई होती है, और पर्णहरित इनका इनमें अभाव होता है तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते। ये सहजीवी, परजीवी इन सब के थ्रू अपना भोजन, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने इसके अंदर एक चीज़ बता दी, ये बताया सेकेंडरी होते हैं। इसका मतलब क्या होता है, एक तो ये यूकैरियोटिक भी होते हैं। यहाँ पर हम जो चीज़ ऐड करेंगे इसमें वो हो जाएगा, ये यूकैरियोटिक सेल्स होती है, ठीक है। यूकैरियोटिक होते हैं, इनमें फफूंद या फंगस कहते हैं। कवक के पादप को थैलस या सुकाई कहते हैं। थैलस कौन होते हैं, जिनके पर्ण, जड़, तना क्या हो, एब्सेंट हो, वो कौन होते हैं, थैलस होते हैं, ओके। इसी कड़ी के अंदर हम आगे इसके बारे में बात करने वाले हैं डिटेल, इसके संरचना हम देखने वाले हैं, इसके प्रकार देखने वाले हैं, इसके लाभ और हानि हम इसमें देखने वाले हैं, इसके अलग अलग जनक देखने वाले हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, ठीक है। इसके डिफरेंट एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं।
और हम भी जो भी इसके अंदर हमारे पास जितने भी पुराने महत्वपूर्ण क्वेश्चन अब तक की रीट के एग्जाम में या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आए हुए हों सारे मैं इसके अंदर ऐड करने वाली हूँ। तो ठीक है, कंटिन्यू क्लासेस देखते रहे, आगे क्लासेस भी देखते रहे। आज इतना ही करते हैं, आगे क्लास के अंदर मैं आपको इसके बारे में डिटेल, इसकी संरचना के बारे में और इसके प्रकारों के बारे में और एक इसके ऑक्यूरेंस के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, थैंक यू। शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए। आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको अप्रिशिएट करिए।